Hello aspirants, welcome once again to Punjab Careers. I hope you are all doing great. So आज के इस सेशन में हम पंजाब पटवारी के इंग्लिश सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ PYQs को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक हल्का सा आइडिया लग जाए कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है और किस तरह का पेपर देखने को मिलता है, पेपर का लेवल क्या रहता है और आपने कैसे प्रैक्टिस करनी। सो ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार सिलेबस को समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसके बाद जो PYQ में क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। एक बार देखो, ये जो सिलेबस है ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अवेलेबल है, ठीक है, वहीं से इसका स्क्रीनशॉट लिया गया है। एक बार सिलेबस को डिस्कस करना और समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। टोटल वेटेज आपकी इंग्लिश की कितनी रहेगी? 12। टोटल क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के कितने आएंगे? 12 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रामर के होंगे, कुछ वोकैब के होंगे और कैसे कैसे डिवीजन है, कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है बेसिक ग्रामर आएगी। अब बेसिक ग्रामर से क्या मतलब है, आपके क्या क्या टॉपिक रह सकते हैं यहाँ पे? नाउन देखने को मिल सकता है, फिर नाउन देखने को मिल सकता है, देन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, देन आपका प्रेपोजिशन, ठीक है, देन कंजंक्शन और या फिर इंटरजेक्शन, ठीक है, या फिर इंटरजेक्शन। ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं बेसिक ग्रामर। अगर बेसिक ग्रामर लिखा है तो आपके पास नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब, और वर्ब भी तो है, वर्ब भी तो है। आपके टोटली 8 टॉपिक होते हैं बेसिक ग्रामर के, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या फिर इंटरजेक्शन, ठीक है, या फिर आपकी इंटरजेक्शंस। सो यहीं से आपका कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकता है, इन 8 के 8 टॉपिक्स में से आपका क्वेश्चन बन सकता है। और किस लेवल का क्वेश्चन बनेगा मींस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं रहने वाला है, ठीक है, थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे, बट स्टिल आपके बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। देन आपका आता है सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है कि सब्जेक्ट जो भी आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके रिस्पेक्ट में वर्ब कौन सी आनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब आएगी, वो चीज आपको रिकॉग्नाइज करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो देन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए। एडजेक्टिव और एडवर्ब है ना, सेम चीज, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव जो आपके नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे और एडवर्ब जो कि आपकी एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, ठीक है। देन यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपके पास है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इज कि वोकैब है, टोटल कंप्लीट वोकैबुलरी है आपके पास, और वोकैबुलरी में कोई भी वर्ड दिया जाएगा आपको उसका सिमिलर वर्ड बताना है यानी सिनोनिम बताना है, ऑपोजिट वर्ड बताना है यानी एंटोनिम बताना, ठीक है। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और उस स्टेटमेंट में आपने चूज करना है कि पूरा स्टेटमेंट के लिए वन वर्ड क्या यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेड बाय पावरफुल पीपल, अब एक स्टेटमेंट है, इसके लिए वन वर्ड क्या यूज किया जाएगा? ओलिगार्की। तो ओलिगार्की क्या हो जाएगा आपका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ पे ये जो आपने 8 टॉपिक्स लिखे हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन या फिर वर्ब, यहां में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब किसी का भी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है ना, नाउन का हो सकता है, प्रोनाउन का हो सकता है, जितने भी आपके इंग्लिश के टॉपिक्स है उनमें से किसी भी टॉपिक का आपका फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन आपके पास आता है करेक्शन इन सेंटेंसेस, मतलब आपको सेंटेंस दिया है, मे बी उसमें टेंस का इशू है ना, टेंस गलत लिखी है, आपको उसको करेक्ट करके करेक्ट वर्जन लिखना, ठीक है। सो यहाँ पे एक टॉपिक और लिख लोगे, नोट कर लोगे कि टेंसेस से भी क्वेश्चन आ सकता है, टेंसेस से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन इडियम्स एंड देयर मीनिंग्स, ठीक है, इडियम्स आ सकते हैं कि आपको कोई मुहावरा दिया है, आपको उसका मतलब बताना है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देन स्पेल चेक्स। स्पेल चेक्स मतलब आपको कुछ एक वर्ड दिया है या 4 वर्ड दिए हैं
और आपको चूज करना है कि उसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये सब आपको चूज करना पड़ेगा। देन एडजेक्टिव, ये तो हो गया था ना एडजेक्टिव। आर्टिकल से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, आपके ए एंड द आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप ऑफ, बिलो, अंडर, बिटवीन ये सब लगाते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है आपके पास दो स्पीच है, एक है डायरेक्ट स्पीच, एक है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, एग्जैक्ट आपके स्पीकर की कही हुई बात। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, जब वही बात आप किसी को नरेट करके सुना रहे, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस जब डायरेक्टली आप कोई बात कहते हो, जो इंसान काम कर रहा है कि मैं एक लेटर लिख रही हूं, दिस इज एक्टिव वॉइस। पैसिव क्या है कि लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो दैट इज पैसिव वॉइस। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अगेन करेक्शन इन सेंटेंसेस, मतलब कोई भी ग्रामर का टॉपिक है उसमें से करेक्शन इन सेंटेंसेस आ सकता है। आपको चूज करना है, अगर सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, उसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज करेक्शन इन सेंटेंसेस। सो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर के, ठीक है। अब है तो 12 क्वेश्चंस, पर टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, करने तो पड़ेंगी ना, बिकॉज आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि चलो एक नंबर ही तो है। ये चीज कभी मत सोचा करो कि ये टॉपिक नहीं हो रहा तो एक नंबर ही तो है, छोड़ देते हैं। बिकॉज ये जो एक एक नंबर है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से आपकी मेरिट बनती है। सो आपको ये हर एक नंबर सिक्योर करना है, ठीक है। और इतना डिफिकल्ट नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आता है, बहुत ही बेसिक लेवल। हाँ ठीक है, टॉपिक्स बहुत सारे इंक्लूड किए हैं, बट लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, ठीक है, इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहने वाला है, तो मींस आपको बेसिक्स अपने क्लियर करने, दैट्स इट। एंड आपके सारे कंप्लीट 12 के 12 क्वेश्चंस सही हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक बार पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं 12 के 12 क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो विद द फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। एक बहुत ही फेमस आपका ये प्रोवर्ब है, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। मतलब जो भी चीज चमकती है इन द सेंस, जो भी चीज दिखने में वैल्यूएबल लगती है, बहुत ही अच्छी लग रही है, डजंट मीन कि वो उतनी कीमती है, ठीक है। सो ऑल दैट वैल्यूएबल या ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। जितनी भी चीज जो आपकी चमकती है, डजंट मीन कि वो सोना ही है। अगर वो चमक रही है, ऐसा नहीं है ना कि वो गोल्ड थी, वो गोल्ड होगी, नहीं, इज नॉट गोल्ड। ये आपका एक फेमस प्रोवर्ब है, ऑल दैट ग्लिटर्स, जो भी चीज चमकती है, इज नॉट नेसेसरी कि वो गोल्ड ही है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, आंसर विल बी बी ऑप्शन। बेसिक ही था। आपको थोड़े बहुत प्रोवर्ब्स की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज इस एग्जामिनेशन में प्रोवर्ब्स से क्वेश्चन देखने को मिले थे। मतलब आपको प्रोवर्ब्स लिख के दे दिए एक दो, एंड आपको खुद चूज करना है कि उसकी जगह क्या आना चाहिए। उसमें पूरा कंप्लीट नहीं किया है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दिया है, आपको चूज करना है कि वहां ब्लैंक में क्या आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत प्रोवर्ब पढ़ना भी आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट देखो जरा, इफ शी विंस द मैच शी गेट अ लॉट ऑफ मनी। अगर वो मैच जीत जाती है तो उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अगर वो मैच जीत जाती है तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कंडीशनल है ना, अगर लिखा है इफ शी विंस द मैच, मतलब अगर वो जीतती है मैच, प्रेजेंट में बात हो रही है कि अगर वो जीतती है मैच तो उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फ्यूचर में बोलोगे ना कि मिलेंगे, सो क्या आना चाहिए फ्यूचर में, कौन सा है, एक ही ऑप्शन फ्यूचर में दिया है, यानी यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन विल, ठीक है। अगर आपको कभी सेंटेंस में कंफ्यूजन हो, उसको जरा हिंदी में कन्वर्ट करके बोल के देखो, आपके लिए उसको इजी आंसर लगाना इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, आपको वॉइस चेंज करनी है। they did not listen to me। पहली बात, आप वॉइस में एक चीज ध्यान रखोगे कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होती है। और टेंस किस पे डिपेंड करती है, टेंस आपकी हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करती है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जो आप इज एम आर है ना, जो इज एम आर या वर यूज करते हो, वॉज वर यूज करते हो, ये सब फॉर्म्स आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सो दे डिड नॉट लिसन टू मी, इसका मतलब सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। दे डिड नॉट लिसन टू मी, मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। जब आप वॉइस चेंज करते हो तो ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में आ जाता है, सब्जेक्ट आपका लास्ट में चला जाता है।
इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। आई वॉज नॉट लिसन्ड बाय देम या आई एम नॉट लिसनिंग टू देम। यहां पे सेंटेंस किस में था, पास्ट में था। अगर यहां पास्ट में था तो यहां प्रेजेंट में नहीं जाएगा, आंसर विल बी बी ऑप्शन, आंसर विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। आपने सेंटेंसेस सारे ऑप्शंस को पढ़ना भी नहीं है, जरूरत ही नहीं, आपने जस्ट क्वेश्चन देखना है और एलिमिनेशन लगाना है। एलिमिनेशन से बहुत हेल्प मिलती है एक्यूरेट आंसर्स को गेस करने के लिए या उनको मार्क करने के लिए, ठीक है। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन, आंसर विल बी बी ऑप्शन। नरेशन चेंज करना है। राधा सेड आई एम गोइंग होम नाउ, राधा सेड आई एम गोइंग होम नाउ। अब नरेशन में आपका टेंस चेंज होता है, बट कंडीशन है, टेंस चेंज होता है फॉर श्योर, बट अगर आपकी जो रिपोर्टेड वर्ब है ना, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाली, अगर ये पास्ट में है तो आपका टेंस चेंज होता है। और ऑब्वियसली ये पास्ट में है, इसका मतलब टेंस चेंज होगा। और कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटके क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। यहां तक तो सारा सही है। शी भी बिल्कुल सही है, बिकॉज राधा ने कहा मैं घर जा रही, और जब ये बात आप किसी और को बताओगे आप क्या बोलोगे, राधा ने कहा कि वो घर जा रही, तो कन्वर्जन शी में होना चाहिए। अब यहां लिखा है एम गोइंग होम नाउ, तो एम गोइंग मतलब प्रेजेंट में है और यहां पे पास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नरेशन में आपका टेंस चेंज होता है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है। तो यहाँ पे एम गोइंग लिखा है मतलब पास्ट में जाना पड़ेगा, वॉज आएगा, ठीक है। वॉज गोइंग आएगा, वॉज गोइंग आएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। वॉज गोइंग होम देन या वॉज गोइंग होम नाउ, जो नाउ वर्ड है ये भी चेंज हो जाएगा, किसमें, देन में चेंज हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। बस कुछ ही लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं कि येस्टरडे किस में बदल जाता है, या टुमारो किस में बदल जाता है, या नाउ किस में बदल जाता है, कुछ ही वर्ड्स हैं जो आपने याद करने, ठीक है। सो नाउ का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, देन में हो जाएगा, आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, वी ईच अदर फॉर पास्ट 10 years। उसने लिखा है कि सेंटेंस को आपने कन्वर्ट करके लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, अगर प्रेजेंट है तो या तो आप हैज यूज करोगे या तो हैव यूज करोगे, और परफेक्ट का मतलब है V3 आना चाहिए। तो आपने ढूंढना है कि हैज हैव V3 कहां है, हैज हैव V3 कहां है। ये तो वर हो गया, ये तो हैड हो गया। अब यहाँ पे हैव प्लस V3 दिख रहा है, यहाँ पे हैव प्लस V3 नहीं दिख रहा है। यहाँ बीन प्लस ING लगा दिया, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन, वी हैव नोन ईच अदर फॉर पास्ट 10 years। इसका मतलब आपको सारे टेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। आंसर इज ए ऑप्शन। कैन यू डैश दिस स्टिक। अब ये आपके होमोनिम्स है। होमोनिम्स मतलब कि जो वर्ड सिमिलर साउंड कर रहे हैं बट उनका मतलब अलग निकल के आता है, ठीक है। जैसे ब्रेक और ब्रेक हो गया, ये ब्रेक तो होता है जो साइकिल या जो बाइक में आप ब्रेक लगाते हो, ये तो वो वाली ब्रेक हो गया, पर वो तो स्टिक को तोड़ने की बात कर, तो ये वाला ब्रेक नहीं आना चाहिए ना। कौन सा ब्रेक आएगा, बी ऑप्शन, है ना। स्टिक को तोड़ने के लिए आप कौन सा ब्रेक यूज करोगे, बी ऑप्शन। सी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैन के साथ, कैन के साथ, कैन क्या है, आपकी मॉडल वर्ब है। कैन के साथ आप जो मेन वर्ब यूज करोगे वो बेसिक फॉर्म में करोगे, ना कि पास्ट फॉर्म। सो इसलिए सी भी गलत है। ब्लीक का तो मतलब ही कुछ और होता है। ब्लीक का मतलब होता है डिप्रेसिंग है, कोई चीज जिसमें एकदम उम्मीद ही नहीं बची है, होपलेस है, बिल्कुल डिप्रेसिंग है, तो इसका तो मतलब ही डिफरेंट हो गया। आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। एप्पल ऑफ वन्स आई, इडियम है एप्पल ऑफ वन्स आई, किसी की आंख का तारा, है ना, बहुत बार सुना होगा किसी की आंख का तारा। तो उसका मतलब वो चीज उसके लिए क्या है, चीप, फ्रूट, आई फ्लू नहीं, वो चीज उसके लिए क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल, वैल्यूएबल है। आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो जरा, आपके पास एक वर्ड है डीप, आपने इसका ऑपोजिट बताना है। डीप का मतलब क्या होता है, गहरा, और आपने इसका ऑपोजिट बताना है, मतलब गहरा नहीं है, थोड़ा सा खोखला सा, खोखला तो डिफरेंट हो जाएगा ना, होलो तो डिफरेंट हो जाएगा। होलो का मतलब होता है खाली है, डीप का मतलब गहरा है, और कोई चीज गहरी नहीं है तो उसको हॉलो नहीं बोलते। हॉलो मीन्स अंदर से पूरा एम्प्टी है, हॉलो तो बिल्कुल एम्प्टी के सेंस में चला जाएगा ना, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। प्रोफाउंड का मतलब होता है कि बड़ा ही इंटेंस नॉलेज है, या बड़ा ही इंटेंस बात है, बड़ा ही दूर का इंसाइट है, बड़ा इंटेंस है, बहुत ही गहरा है, बहुत ही प्रोफाउंड है, ठीक है। तो अगेन ये भी नहीं होगा।
देन विलो, विलो तो एक तरह का ना श्रब होता है, आपकी डेसिडियस फॉरेस्ट में ना एक तरह का श्रब होता है या एक तरह का ट्री होता है जिसके बहुत ही नैरो लीव्स होते हैं, पतले पतले लीव्स होते हैं, तो उसको विलो कहते हैं, ठीक है। बट ये आपका आंसर नहीं है, आंसर क्या आएगा? शैलो। डीप का मतलब है गहरा और शैलो का मतलब है बहुत ही खोखला सा, मतलब ज्यादा गहरा नहीं। कोई चीज शैलो है, ऐसे बोलते हैं ना शैलो वाटर्स है, इसका मतलब गहरा पानी नहीं, आप वहां जा सकते, ठीक है। तो शैलो का मींस एंटोनिम हो जाएगा, डीप का आंसर विल बी सी ऑप्शन। वेकेंट का सिनोनिम बताना है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास वेकेंट, वेकेंट का सिनोनिम बताना है। वेकेंट का मतलब क्या होता है? खाली होना, है ना। कोई चीज जो खाली है मतलब वेकेंट है। कोई भी चीज जो आपके लिए खाली है, कोई चीज जो आपके लिए खाली है वो क्या है? वेकेंट है। और उसका ही आपने क्या बताना है? सिनोनिम, नियरेस्ट लिखा है ना, तो खाली का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फुल तो एंटोनिम हो जाएगा, वेकेशन तो छुट्टियां होती हैं, है ना, डेकोरेटिव सजाना होता है, सो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, एम्प्टी। देख रहे हो वर्ड्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, इट्स जस्ट थोड़ा सा आपको पढ़ना तो जरूरी है, बिकॉज बिना पढ़े नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझने वाले हैं, एंड आई विल सजेस्ट कि बिल्कुल एक नंबर पे भी रिस्क नहीं लेना, ठीक है। सो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। अगेन इजी, बेसिक। मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है? ऑफिस में डबल एफ ही आता है, बिल्कुल सही है। डजन के स्पेलिंग DOZEN ही होते हैं, सही है। फर्नीचर की स्पेलिंग भी सही है। अल्फाबेट की स्पेलिंग गलत है ना, अल्फाबेट के स्पेलिंग क्या होते हैं? अल्फा फिर बेट, ठीक है। अल्फाबेट की स्पेलिंग तो ये होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। हाँ जी, समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस? समझ आ रहे हैं? क्लियर हो रहे हैं? आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स। नेम ऑफ बुक्स की जो लिस्ट है, देखो इंडेक्स और कंटेंट लिस्ट तो हो गया कि कोई बुक है उसके कंटेंट्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या दिया है ना। इंडेक्स का मतलब या कंटेंट लिस्ट का मतलब कोई एक बुक है उसके क्या क्या कंटेंट्स है या उसका क्या इंडेक्स है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, तो ये तो नहीं होगा ना। वो तो बोल रहा है लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की ही लिस्ट कहीं दी हुई है। देन आइटिनरी क्या होता है आपका? ये तो आपका पूरा प्लान होता है, आपकी ट्रैवल जर्नी का कंप्लीट प्लान होता है। आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो उसका जो एंटायर प्लान होता है उसको क्या बोलते हैं? आइटिनरी। द करेक्ट आंसर इज कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स। किसी भी चीज की लिस्ट अगर आप लिख रहे हो दैट इज कैटलॉग, ठीक है। किसी भी चीज की अगर आप लिस्ट लिख रहे हो दैट इज कैटलॉग, एंड द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। बेसिक वर्ड्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था ये आपका, और इतने भी डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपने बताना है चारों में से कौन सी करेक्ट है। These cattle are mine, these cattle are mine, these cattles is mine, cattles was। अब जो आपके पास ये वर्ड है कैटल, इसका मतलब क्या है? आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, जो डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ हो गया या बफेलो हो गया, जो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो वो आपके क्या हो गए? कैटल हो गए। पर याद रखने वाली बात क्या है कि कैटल्स कुछ नहीं होता है, कैटल का मतलब ही प्लूरल है, ठीक है। कैटल का मतलब एक काऊ की बात थोड़ी कर रहे हो, कैटल का मतलब इटसेल्फ, कैटल इज इटसेल्फ प्लूरल। सो अगर वो प्लूरल है तो पहली बात कैटल्स नहीं लगाओगे, आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। प्लूरल है ना, तो कैटल आर माइन नहीं होता, कैटल इज माइन नहीं होता, ठीक है। कैटल आर माइन, यानी आंसर क्या आना चाहिए? बी ऑप्शन। सो ये आपके सारे के सारे 12 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं, जो आपके PYQ में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सिलेबस हो गया डन, समझ में आ गया। हमने PYQ डिस्कस कर लिए, वो भी डन हो गया। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ ठीक है, पेपर का लेवल क्या है, क्या क्या चीजें आपने कवर करनी है। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्लासेस में पूछ सकते हो। एंड अगर जेन्युइनली इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, क्लियर करना चाहते हो, तो इस टाइम सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हम ना डिले करते हैं और फिर एग्जाम सफर करता है एक्चुअली। क्योंकि जब आपको लग गया ना कि हाँ ठीक है नोटिफिकेशन आ गई, वी हैव टू स्टार्ट नाउ, तो वेट मत करो ना कि हाँ वहां से नोटिफिकेशन आएगी एंड फिर हम स्टार्ट करने बैठेंगे, फिर हम कोचिंग सोचेंगे। नहीं, अगर आपने मन बना लिया है कि आपने एग्जाम देना है, सो इट इज द बेस्ट टाइम। आप प्रॉपरली एनालाइज कर लो। एंड अगर आपको कुछ भी बैचेस को ज्वाइन करना है, सो बहुत ही जल्द हमारा पंजाब पटवारी के लिए
बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप 7814846248 पे कॉल कर सकते हो या फिर निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो ऑल राइट, लेट्स कंक्लूड द सेशन हियर ओनली, एंड बाकी हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है।